दोस्तों आज का हमारा वीडियो जय प्रक्रम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों जय प्रक्रम का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो आप भी इस बार मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी प्रश्न को याद रखें। इसमें दो प्रश्न ऐसा है दोस्तों जो एक 3 नंबर में पूछा गया है और एक 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और सारा प्रश्न एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी प्रश्न को याद रखें। इसके पहले हम एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बायोलॉजी का स्पेशल प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें आपका पहला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन है कि परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों पहला वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन पे डिस्कस किए थे जय प्रोग्राम का, जिसमें लास्ट क्वेश्चन था कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के बारे में समझाएं, ठीक है। तो आज का ये दूसरा वीडियो का पहला जो क्वेश्चन होगा वह है परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं। इसका उत्तर में लिखिएगा कि परपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण और तीसरा प्राणी संपोषण। अब यह तीनों के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं, परजीवी पोषण किसे कहते हैं और प्राणिसम पोषण किसे कहते हैं। तो आप लोग पहला हेडिंग दीजिएगा दोस्तों, मृतजीवी पोषण। हेडिंग देने के बाद इसका डिफिनेशन को लिखना है, ठीक है। तो सभी लोग हेडिंग दीजिए मृतजीवी पोषण। हेडिंग देने के बाद लिखना है कि वे सजीव जो अपना पोषण मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं वैसे पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। यानी कि वैसा सजीव जो मृत यानी कि मरा हुआ कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। काफ़ी छोटा इसका डिफिनेशन है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे में लिखिएगा कवक, मशरूम, बैक्टीरिया, ये सब है किसका उदाहरण, तो मृतजीवी पोषण का उदाहरण है, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में रख सकते हैं, मृतजीवी पोषण का डिफिनेशन और एग्जाम्पल, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसे भी याद भी रखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा जो आपका दिया है परजीवी पोषण, ठीक है। तो हेडिंग दीजिए परजीवी पोषण और इसका डिफिनेशन लिखिए कि जब एक जीव दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं यह क्रिया परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे अब देखिए बाघ वगैरह जो क्या है वो एक एक जीव है, वो दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है दूसरे जानवर से, तो वह जो हो जाएगा वो परजीवी पोषण हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझिएगा कि कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ये अम्वेल हो गया, इत्यादि पादपीय परजीवी है, ठीक है। ये सब जो है वो पादपीय परजीवी है। तथा प्लाज्मोडियम जंतु यह जो है यह परजीवी है। प्लाज्मोडियम जंतु यह परजीवी है। तो इसका डिफिनेशन जो है काफ़ी छोटा है, याद रखिएगा कि परजीवी पोषण आपसे पूछेगा कि किसे कहते हैं। तो जब एक जीव दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करता है, एक जीव दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है, यह क्रिया जो है वह परजीवी पोषण कहलाता है, ठीक है। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन पूछेगा ना मैट्रिक एग्जाम में, जो स्टार्टिंग में हम बताए थे, यह क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि परपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं और सभी के बारे में आप समझाएं, ठीक है, सभी के बारे में बताएं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो इतना लिखने के बाद ये तीनों के बारे में आपको लिखना है, तब जाके आपको जितना नंबर में 3 नंबर में पूछेगा तो 3 मार्क्स दिया जाएगा और 5 नंबर में पूछेगा तो 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं ना उसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो दो चीज़ के बारे में हम जान गए, परजीवी तक के हम लोग पढ़ लिए हैं। अब अगला जो आपका है तीसरा प्राणी संपोषण, ठीक है। प्राणी संपोषण हेडिंग दीजिए और लिखिए कि वे जीव जब अपना पोषण ठोस कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं प्राणी संपोषित कहलाते हैं। क्या कहते हैं, प्राणी सम, यहाँ पर देखिए थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, प्राणी संपोषण कहलाते हैं। प्राणी संपोषण किसे कहेंगे, तो वे जीव जब अपना पोषण ठोस कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं वह प्राणी संपोषण कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि इस प्रकार का पोषण जंतु में पाया जाता है। प्राणी आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में निम्न में से कौन सा पोषण जंतु में पाया जाता है। ऑप्शन रहेगा प्राणी संपोषण, परजीवी पोषण, अब मृतजीवी पोषण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, होगा ऑप्शन सी वाला, ये होगा प्राणी संपोषण होगा, ठीक है, तीसरा नंबर होगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखिए किस तरह से पूछेगा, वही हम आपको बता दिए हैं कि इस प्रकार का पोषण जंतु में पाया जाता है। अपवाद में कलश पौधे, ये सब जो है दलदल में पौधा होता है, ठीक है। कलश पौधे में यह पोषण स्वपोषी पोषण के साथ पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि निम्न में किस पौधे में प्राणी संपोषण जो है या स्वपोषी पोषण के साथ पाया जाता है, तो कलश पौधे में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दो ऑब्जेक्टिव भी आपका निकल के आ रहा है और दोनों पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी को स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल में रख लीजिए और नोट कॉपी भी तैयार करते चलिए, ठीक है ना, कि आगे चल के आपको काम दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से 2 क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, ठीक है। तो आप इसे जिस तरह से हम आपको स्लोली स्लोली बोलेंगे, आप अपने कॉपी पे लिखते चलिएगा, ठीक है। वीडियो के माध्यम से आपको याद नहीं होता है ना, तो आप अपने कॉपी पे लिख के आप इसे याद कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, संक्षिप्त रूप में बताएं। आपको बताना है कि पौधों में जो पोषण है वो किस प्रकार के होता है, ठीक है। संक्षिप्त में यानी कि आपको शॉर्ट में ही बता देना है, ठीक है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि पौधों में पोषण प्रकाशीय व स्वपोषण के द्वारा होता है। क्या लिखिएगा? पौधों में पोषण प्रकाशीय व स्वपोषण के द्वारा होता है। उसके बाद लिखिएगा कि पौधों में मौजूद हरित कोशिकाएं मुख्य रूप से पत्ते और शाक के तने में हरित लवण क्लोरोफिल के रूप में मौजूद होते हैं। लिखिएगा कि पौधों में मौजूद हरित कोशिकाएं मुख्य रूप से पत्ते और शाख यानी कि शाखा जो होता है, ठीक है, तने में हरित लवण क्लोरोफिल के रूप में मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि इनकी रचनाएं पत्तियों पर काफ़ी चौड़ी होती है, जिससे प्रकाश की किरणों को काफ़ी हद तक अवशोषित करती है। पेड़ पौधों की पत्तियां जो चौड़ी होती है वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, काफ़ी हद तक अवशोषित करती है। अधिकांश कोशिकाएं हरित लवण युक्त होती है। अधिकांश कोशिकाएं जो है वो हरित लवण युक्त होती है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखिएगा कि इन्हीं कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है। इन्हीं कोशिकाओं में जो हरित लवण होते हैं उन्हीं कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो अन्य कोशिकाओं में विसरण के द्वारा फ्लोएम नामक ऊतक के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। जो किसके द्वारा? तो फ्लोएम नामक ऊतक के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि इस प्रकार पौधे में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। पैराग्राफ चेंज करने के बाद लिख लेना है, ठीक है दोस्तों। देखिए काफ़ी अपने ही भाषा में हम आपको बताए हैं कि ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो आप इसे अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट आ रहा है, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में रख लीजिए और टाइम मिले तो कभी याद कीजिए या फिर अपने कॉपी में नोट तैयार करते चलिए, ठीक है ना दोस्तों। नोट कॉपी आगे चल के आपको काम देगा, हम बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो यह क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो आप इसे याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक कौन कौन है, प्रत्येक के बारे में बताएं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इसे भी आपको याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारक जो है वो कौन कौन है, ठीक है। प्रत्येक के बारे में हमको बताना है। तो उत्तर में लिखना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारण निम्न है, ठीक है। उत्तर देने के बाद लिखना है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कारण निम्न है। पहला है क्लोरोफिल की उपस्थिति, दूसरा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, ठीक है, और चौथा है जल की उपस्थिति। अब हम ये चारों के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोरोफिल की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और जल की उपस्थिति, यह चारों के बारे में हम लोग पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे, तब जाके आपको 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इतना लिखने के बाद 4 आपको लिखना है। जो निम्न है वो कौन है? वे 4 हो गया, क्लोरोफिल की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और जल की उपस्थिति। अब इस चारों के बारे में आपको लिखना है, तब जाके आपको फुल मार्क्स 5 नंबर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए पहला में हेडिंग दीजिएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति और उसमें लिखिएगा, ठीक है। तो पहला हेडिंग हमारा है क्लोरोफिल की उपस्थिति। इसमें लिखिएगा कि यह पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला वर्णक है। चलिए यहाँ से आपसे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि पौधों के, देखिए क्लोरोफिल हरा इसलिए होता है पौधों की पत्तियों, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि पौधों की पत्तियों जो है हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो लिखिएगा कि यह पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला वर्णक है, यह प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्लोरोफिल जो है यह प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। यह हो गया पहला आपका। उसके बाद दूसरा है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। तो हेडिंग दीजिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और इसमें लिखिए, इसमें लिखिएगा कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके आवश्यक ऊर्जा को ग्रहण करता है।
हरे पेड़ पौधे जो हैं वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके आवश्यक ऊर्जा को ग्रहण करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कर क्लोरोफिल के द्वारा, यहाँ पर देखिए थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ईद ऊर्जा है ना, यहाँ पर आपका टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है। क्लोरोफिल के द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, ठीक है। एक बार फिर से कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके आवश्यक ऊर्जा ग्रहण करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कर क्लोरोफिल के द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। इसमें क्लोरोस्टिक के द्वारा प्रकाश के नीले एवं लाल किरणों का अवशोषण ज़्यादा होता है। इसमें क्लोरोस्टिल के द्वारा प्रकाश के नीले एवं लाल किरणों का, ठीक है। सूर्य में जो 7 कलर है, बजनी ह पिनाला, आप लोग पढ़े हैं, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। फिलहाल अभी उसका वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का नहीं किया, ठीक है, उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो उसमें 7 रंग होता है, जिसमें नीले एवं लाल किरणों का अवशोषण ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यह आपको इतना लिखना है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। हेडिंग देने के बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, उसके बाद आपको ये इतना लिखना है, ठीक है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब तीसरा में आपका है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति। तो हेडिंग दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति और लिखिए इसमें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग जो है वो कच्ची सामग्री के रूप में होता है। यह पौधे द्वारा वातावरण से प्राप्त किए जाते हैं। यह पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से प्राप्त किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर स्टोमाटा से सक्षम रंध्र के रूप में प्रवेश करता है। जो पत्तियों पर जो रंध्र यानी कि छेद होता है, जो हमें नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप वगैरह सबका यूज करना पड़ेगा, ठीक ना। तो रंध्र के रूप में प्रवेश करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये आपको इतना लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में होता है। यह पौधे द्वारा वातावरण से प्राप्त किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर स्टोमाटा सक्षम रंध्र के रूप में प्रवेश करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण की दर भी बढ़ती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो तीन बताए ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीसरा पॉइंट, इसका भी आप अपने कॉपी पे लिख लीजिए या अपने मोबाइल में इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति हेडिंग देने के बाद। उसके बाद चौथा जो आपका है जल की उपस्थिति। जल की उपस्थिति, तो हेडिंग दीजिए जल की उपस्थिति और इसमें लिखिएगा कि पौधे इसका उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में करते हैं। इसका भी उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में करते हैं, जल का उपयोग, ठीक है। पौधे भी इसका उपयोग कच्ची सामग्री के रूप में करते हैं। जल को प्रश्न रणवीर ही द्वारा भूमि से, ठीक है, पौधों को जल जो है वो भूमि से यहाँ पर देखिए जनो है ना, यहाँ पर तनु होगा, ठीक है। यहाँ पर तनु, सॉरी, यहाँ पर तनु नहीं, जड़ो होगा जी। यहाँ पर देखिए टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर होगा जड़ो होगा। जल जो है जड़े से नहीं, वो अपना पौधा जो है कि टानता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जनो लिखा है ना, यहाँ पे आप लिखिएगा जड़ो। तो जड़ों द्वारा अवशोषित करते हैं, फिर जाइलम द्वारा पत्तियों में पहुंचाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि पौधे जो है वो जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं, उसके बाद जाइलम द्वारा पत्तियों में पहुंचाते हैं, ठीक है, जल को। पौधे जल के साथ घुले हुए अन्य खनिज लवणों का भी अवशोषण करते हैं। ऐसा नहीं कि पौधा जड़ से सिर्फ जल का ही अवशोषित करता है, अब जल में घुले हुए खनिज लवणों का भी अवशोषण वो करता है, ठीक है। जल के अणु का विघटन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जिससे प्रकाश ऊर्जा का उपयोग होता है, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है जल की उपस्थिति में, ठीक है। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फ़ोन में रख लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में अगले आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, जो 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फिलहाल आप इतना याद रखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कुछ जो नया क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल से अवश्य जुड़ें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलेगा। अच्छे आप मार्क्स लाना चाहते हैं दोस्तों मैट्रिक परीक्षा में, तो आप इस चैनल से अवश्य जुड़ें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।